कि उनके साथ खुर्दनोश का सौदा भी नहीं करना चाहिए। ये जो जाबिराना किस्म की और आमिराना और गैर इंसानी रवैया इस हुकूमत ने अपनाया है, तो इसी से कौम को आज़ादी दिलानी है, इसी से कौम को आज़ादी दिलानी है। और हुकूमत के इदारों को, वसाइल को अपनी कौम के ख़िलाफ़ इस बेदर्दी से इस्तेमाल करना, मैं नहीं समझता कि वो इस हरम से कामयाब हो सकेंगे। कौम उनको कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देगी। दूसरी बात यह है कि कल उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो जमीयत उलमा इस्लाम की अंसारुल इस्लाम तंजीम है, ये तो एक रज़ाकार तंजीम है और हमारे दस्तूर में बहुत से शोबे हैं, उन शोबों में एक शोबा ये भी है और जब से जमीयत है तब से ये शोबा भी मौजूद है। और हर ज़माने में जब हमने कॉन्फ्रेंसें की हैं, बड़ी की हैं, वो यही कारकुन होते हैं जो उनके नज़्म नफ्स को संभाल रहे होते हैं और फिर इंतज़ामिया के साथ मुशारकत के साथ हमेशा उन्होंने जलसों के नज़्म नफ्स को संभाला है। और ये जो तस्वीरें घूम रही हैं जिस मुजाहरे की उनकी जो पेशावर की है, इसकी भी इजाज़त डिप्टी कमिश्नर ने दी हुई है, यही बाकायदा। और पेशावर की इंतज़ामिया हमेशा से जानती है कि जब भी यहाँ पेशावर में कोई बड़ा जलसा हुआ है, 2001 में हुआ है, 2017 में हुआ है, 20 लाख से थ्रेट कर रहे हैं, एक तरफ हमें दहशतगर्द कर रहे हैं। जिस हुकूमत में ये समझने की सलाहियत ना हो कि मलेशिया किसको कहते हैं और रज़ाकार किसको कहते हैं और इसका फ़र्क नहीं कर सकती, तमाम सियासी जमातों के, बल्कि मजहबी जमातों के इस तरह के रज़ाकारों के विंग मौजूद हैं। मुस्लिम लीग की, कायदे आज़म की अपनी उस ज़माने की मुस्लिम लीग की नेशनल गार्ड मौजूद था। आज अहरार इस्लाम है, खाकसार पार्टी है, कोई बेलची उठा के फिरती है, कोई कुल्हाड़े उठा के फिरती है, ये सारी तंजीमें मौजूद हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ हुकूमत से कि तुम्हारे पैरों के नीचे जो मुसल्लह तंजीमें परवरिश पा रही हैं, पहले उसका इलाज करो। कुछ लोगों को तुम खुद पाल रहे हो, तुम्हारे अपने मराकज़ हैं जहाँ तुम ट्रेनिंग दे रहे थे आज तक, और आज रज़ाकार को इससे इतनी बुज़दिल हुकूमत मैंने नहीं देखी। ये कौम की नुमाइंदा ही नहीं है, न मुल्क के अंदर कौम ने इसको कबूल किया है और न बैरून दुनिया इसकी वक़्त है जिसकी खारजा पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान तनहा होकर रही है। तो पाकिस्तान को तन्हाई से निकालने के लिए भी इस हुकूमत को ख़त्म करना ज़रूरी है। कश्मीरियों के साथ अगर हम वफादारी का हक़ अदा करना चाहते हैं, उसके लिए भी ज़रूरी है कि इस हुकूमत को चलता किया जाए और मुल्क की मईशत को बेहतर करना है, महंगाई से लोगों को निकालना है। नौकरियां दूर की बात कि वो हमें देंगे या नौजवानों को देंगे या घर बना कर देंगे, जो हैं रही सही मईशत लोगों की तबाह हो गई है। और आपको पता है अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो रिपोर्ट जारी की है कि जो पिछली करप्शन थी, इस हुकूमत ने एक साल में 2 से 3% करप्शन बढ़ा दिया। तो पुरानी करप्शन आपने थोड़ी ख़त्म करनी है कि अपने हुकूमत में आपने करप्शन का इजाफा कर दिया है और दूसरों को ताने दे रहे हो, दूसरों को चोर कह रहे हो, और ख़ुद आप की पार्टी जो है फॉरेन फंडिंग के हवाले से केस का सामना कर रही है। तो एक तरफ पूरी पार्टी और पूरा टब्बर चोर है और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के लोगों को कह रहे हैं कि आप गलत हैं। तो इस तरीके की सियासत नहीं चलेगी। इसका मुस्ताफ़ी होना ज़रूरी है, इसको इक़्तिदार से निकलना ज़रूरी है। पूरी कौम आ रही है, पूरी कौम से जंग नहीं लड़ी जा सकती। सवाल से पहले एक मिनट मैं सवाल से पहले सिर्फ एक बात अर्ज़ करूं। कल जहां अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी का नोटिफिकेशन आयद किया गया है, वहीं 3 थ्रेड बैक वक्त जारी किए गए हैं कि आज़ादी मार्च के अंदर ख़ुदकुश धमाके का थ्रेड है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को थ्रेड है। मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी को जेल में डालने के बाद अब इस तरह मौलाना फजलुर रहमान पर हमला करवा के हमारी तहरीक को रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर आज़ादी मार्च के अंदर कुछ भी हुआ, उसका जिम्मेदार इमरान खान होगा, हुकूमत वक्त होगी, और अगर किसी एक कारकुन का बाल भी बिंगा होता है तो इमरान खान के गवर्नमेंट के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम मैदान में फिर अब से ज़्यादा निकलेगी और फिर इस पूरी जिम्मेदारी इमरान खान के ऊपर आयद होगी। आप हमाकत को देखें, एक तरफ जो हमारे जुलूसों की, हमारे मार्च की हिफाजत करने के लिए हमारे अपना रज़ाकार काम करेंगे, उन पर पाबंदी लगाई जा रही है, और दूसरी तरफ मुझे कहा जा रहा है कि आपको सेट है। एक तरफ मुझे कह रहे हैं आप गैर महफूज हैं, एक तरफ जो हमारे हिफाजती गार्ड है उसको कह रहा है कि उसको पाबंदी लगा दो। यानी ये कोई अक्ल वाली हुकूमत है?
मत मारी हुई है इन लोगों की, फिर भी हम पर हुक्मरान रहे इस किस्म के लोग, इस किरदार के लोग। मेरे ख्याल में अक्ल का भी तकाजा नहीं है कि इस किस्म के लोग पाकिस्तान के हुक्मरान जी रहे। सवाल मौलाना साहब, वज़ीर आज़म ने आपसे सवाल किया कि ना मैं चोर हूँ, ना ही मेरा कोई जाली अकाउंट निकला है, ना ही मेरी कोई ऑफशोर कंपनी है, तो मुझसे आप जो है इस्तीफ़ा किस बुनियाद पर मांग रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? नाजायज़ हुकूमत है, उनका मैंडेट नहीं है पब्लिक का उसके पास। ऑफशोर कंपनी है उसकी, झूठ बोलता है इसकी अपनी कंपनी है। तो मौलाना साहब, कल जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी से आपके यहाँ नवीदुर हाउस में मुलाकात होनी है। उनकी बहनों के ऊपर जो केसेस हैं उसका क्या करेगा? हलीमा खान पे जी कल नईदुर हाउस में पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से आपकी कोई मुलाकात है धरने के हवाले से और मुल्क की सूरत हाल के हवाले से? और दूसरी बात, आज मोहम्मद अली दुरानी जो काफली के साहब के सेनेटर हैं, उनसे भी वो भी आपसे मिलने आए, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैंने फ़ोन किया था बिलावल भुट्टो साहब को, मैं सिंध में आया हूँ और उनके साथ गुफ्तगू हुई है। जिस तरह उन्होंने हमारी हिमायत की है उस पर खैर सगाली के तौर पर मैंने उनसे बात की, और मुलाकात होती है या नहीं ये अब उन्होंने बताना है। जिस तरह उनको सहूलत होगा। जहाँ तक दुरानी साहब का ताल्लुक़ है, यहीं कहीं आए हुए थे, मेरे अभी हाल अहवाल नहीं हुआ, मैं पहले आपके पास आया हूँ, अभी इस तरह की रुकावटें डाली जा रही हैं, अगर आपके मार्च को रोका जाता है तो प्लान क्या होगा? पूरे मुल्क में लड़ाई शुरू हो जाएगी और हम पैदल चलेंगे, चाहे 1 महीने तक पूरे पाकिस्तान के हाईवेज रुके रहें, इस्लामाबाद पहुंचकर दम लेंगे इंशाल्लाह। वन बाय सेकंड रिपीट न करें। कई दिहाइयों से आप सियासत कर रहे हैं, आप ये बताएं कि इतना गुस्से में आपको कभी नहीं देखा गया, आप जो है वो पॉइंट ऑफ ज़ीरो रिटर्न पर क्यों पहुंच गए? इतनी नंगी धांधली भी मैंने कभी नहीं देखी आज तक, इतनी नाअहल हुकूमत भी मैंने आज तक नहीं देखी। तो जितने लोगों में कुछ अक्ल खिरत था, कुछ एतदाल था, कुछ हुकूमत के निज़ाम में शाइस्तगी थी, हम भी शाइस्ता रहे, हम भी मोतदिल रहे, हम भी दलील के लोग रहे। जो बग़ैर दलील के हम पर मुसल्लत है तो फिर बग़ैर दलील की जंग लड़नी पड़ेगी। जी सलामत। वन बाय पहले मौलाना साहब ये तय करेंगे मार्च, आज़ादी मार्च, धरना या एहतजाज, और दूसरी बात कि वो एक शख्स पार्लियामेंट से बाहर बैठा हुआ है और पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांग रहा है, क्या कहेंगे आप? हम तो कह रहे हैं कि ये असम्बली जो है ये जाली है और ये वज़ीर आज़म जाली है, और जो लोग इस किस्म के बयानात देते हैं हर ज़माने में आमिर और डिक्टेटरों का सहारा लेकर कुर्सियों पर बैठते हैं। मौलाना साहब, ये बातें चल रही हैं कि लेफ्ट से ले लें फिर राइट पे। कश्मीर के मामले से आवाम का ध्यान हटाने के लिए मौलाना साहब ने ये लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, तो इस हवाले से आपको पता है हमने 27 मार्च क्यों मुकर्रर किया है? कि पूरी दुनिया में कश्मीरी यौम सियाह मनाते हैं 27 अक्टूबर को, और हमने सबसे पहले आगाज़ कश्मीरियों से यकजहती के साथ किया है। मैं हुक्मरानों से पूछता हूँ कि एक तरफ आप LOC पर कश्मीर के हवाले से मसले को अहमियत दे रहे हैं और कहते हैं कि सरहदी तनाज़ा है, सरहदात पर हालात अच्छे नहीं हैं, और दूसरी तरफ आप करतारपुर का कॉरिडोर खोल रहे हैं उनके साथ। तो ये क्या, कश्मीर को सियासी तौर पर तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कश्मीर को आप एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान जालिम है, अगर हिंदुस्तान इंसानी हुकूक का कातिल है, तो फिर अगर LOC के ऊपर है तो फिर करतारपुर पर उनके साथ कॉरिडोर क्यों खोला जा रहा है? मौलाना साहब, आप थरपार कर नहीं खोला जा रहा। 70 साल से लोग मुतालबा कर रहे हैं सिंध के लोग कि हमें ये रास्ता हिंदुस्तान के लिए जाने दो। इसकी तो यहाँ तो किसी को रहम नहीं आ रहा। वहाँ आजकल इन्होंने LOC बंद किया हुआ है और करतारपुर पे सिखों और कादियानियों के साथ लेन देन के लिए हर वक्त हम तैयार हैं। ये कौन सी सियासत है? मौलाना साहब, एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जा रहा है कि इस मिलन मार्च में खरबों रुपए खर्च होंगे, तो जमीयत ये पैसा कहाँ से लाएगी? दूसरा इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया है कि इसमें जितनी भी जो पैसे खर्च होंगे वो दुश्मन ममालिक के होंगे। मैं आपको बताऊं, अल्लाह हमारा हामी व नासिर है, वही देगा। कारकुन 100 रुपये इकट्ठे करके फ़ंड इकट्ठे कर रहे हैं, लोग मुल्क के अंदर हमें अतिये दे रहे हैं, लोग हम पर निछावर हो रहे हैं, और ये सब लोगों के दिलों में शुकूक शुबहात, ये काम शैतान का है कि लोगों के दिलों में शुकूक पैदा किया करो। ये कोई मुसलमान और मोमिन की अलामत नहीं होता। और फॉरेन फंडिंग केस हमारे ऊपर नहीं है, फॉरेन फंडिंग केस उन्हीं के ऊपर है। बाहर से पैसा उनके पास आया है और इंडिया से भी आया है। मौलाना साहब, सुना जा रहा है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की सारी सियासी मजहबी जमातों को इकट्ठे करके एक नया निज़ाम जोड़ेंगे, तो आप उस हवाले से क्या कहेंगे? सदारती निज़ाम पाकिस्तान में नहीं आ सकता।
क्योंकि आइन के बुनियादी ढांचे में पार्लिमानी सिस्टम है। अगर पार्लिमानी सिस्टम को किसी आमिराना इक़दाम से ख़त्म किया जाता है तो इस तरह के फैसले बलून की सूरत में भी हुए थे। ये फैसले अयूब खान ने भी किए थे, ये फैसले याहिया खान ने भी किए थे, लेकिन नहीं चल सके पाकिस्तान में। और फिर इसका माना यह है कि वो आइन को ख़त्म करना चाहते हैं। पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत का ख़ात्मा और सदारती तर्ज़ हुकूमत लाना, ये फिर सिर्फ एक निज़ाम की तब्दीली नहीं है, ये आइन के खात्मे की साजिश है। नवाज शरीफ की सेहत इंतहाई ख़राब हो चुकी है, उनके वेंटिलेटर्स नहीं बन रहे हैं, आज उनकी ज़मानत पे भी फैसला महफूज किया गया है। आप किस वजह का इज़हार करें? मैं तो समझता हूँ जी कि उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, उनको जेल में रखा गया है, और अगर 2-4 रोज़ पहले उनकी ये सूरत हाल न बनती तो शायद उनका जनाजा वहाँ से निकलता। ये बेरहम लोग एक मरीज़ को, एक बीमार को, कि जिनकी गैर मौजूदगी में जेल में होते हुए उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ, आज वो इस सूरत हाल में उनको रखे हैं कि बेटी और उनको दूर रख कर और उनको इस हालत में, तो अल्लाह के हाथ में है मौत और हयात का मसला। वो इस वक्त इंतहाई, मेरी कल उनसे तफसील से बात हुई है, ख़ुद उन्होंने मुझसे बात की और मुझे मेरा शुक्रिया भी अदा किया, दुआओं के लिए भी कहा, और हम पूरी कौम से भी कहते हैं कि उनके लिए दुआ करें। आपकी पुरानी मुलाकात की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उसके हवाले देकर मौजूदा सूरत से कनेक्ट किया जा रहा है, उस मुलाकात के बाद और मौजूदा सियासी सूरत में आपको लगता है कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बुलाएं या कोई ऐसा एग्जाम बीच में इंटरव्यू करें तो आप उसको जो है कबूल करेंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे? अब हमने तमाम मामला रहबर कमेटी के हवाले कर दिए। अब एक मुत्तहिदा अपोजिशन ये सारे फैसले करेगी और हम उनके साथ चलेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। आज मीटिंग वो रबर कमेटी ब्रीफिंग करेगी। बहुत शुक्रिया। हज़रत जी ज़रा आहिस्ता सा हाथ मिलाने रहीम। लाड़काना के तमाम सहाफ़ी भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कराची से भी कुछ सहाफ़ी तशरीफ़ लाए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दरख्वास्त करूँगा मौलाना फजलुर रहमान साहब की खिदमत में कि वो मीडिया के हज़रात से मुखातब हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ादी मार्च इंशाअल्लाह वक्त मुकर्ररा पर उसका आगाज़ होगा और 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह दाखिल होगा। और इस हवाले से जो हुकूमत ने हथकंडे इख्तियार करना शुरू किए हैं, हमारे सूबाई रहनुमाओं के घरों में छापे मारना, उनकी गिरफ्तारियों की कोशिश करना, मरकज़ी मजलिस शूरा के अरकान के घरों पर छापे मारना, पंजाब में, बलूचिस्तान में, जगह जगह पर सूबा सिंध में भी इस किस्म की सूरत हाल से ज़ाहिर है कि सूरत हाल में कशीदगी पैदा होगी और हम 1 इंच भी अपने इस शेड्यूल से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होंगे। जब हम पुरज़्म हैं और पूरी कौम आ रही है और सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम की कारकुन नहीं है, तमाम सियासी जमातों के लोग आएंगे और आम आदमी, आम कारोबारी, छाबड़ी वाला, दुकानदार जो इस वक्त पाकिस्तान की बुरी मईशत की वजह से सख्त किस्म की माशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, घरों में भूख है, अफलास है और इंतहाई मुश्किल वक्त में ये वक्त गुजार रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में इस किस्म के रवैयों के साथ मैं तो नहीं समझता कि इसमें कोई मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे। और उन्होंने वादा भी किया था कि हम ऐसे कोई इक़दामात नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग हमें गाड़ियाँ मुहैया कर रहे हैं, बसें मुहैया कर रहे हैं, उन पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। पेट्रोल पंपों को कहा जा रहा है कि आप इनको तेल नहीं देना। इस्लामाबाद में दुकानदारों को कहा जा रहा है कि इनके साथ खुर्दनोश का सौदा भी नहीं करना चाहिए। ये जो जाबिराना किस्म की और आमिराना और गैर इंसानी रवैया इस हुकूमत ने अपनाया है, तो इसी से कौम को आज़ादी दिलानी है, इसी से कौम को आज़ादी दिलानी है। और हुकूमत के इदारों को, वसाइल को अपनी कौम के ख़िलाफ़ इस बेदर्दी से इस्तेमाल करना, मैं नहीं समझता कि वो इस हरम से कामयाब हो सकेंगे। कौम उनको कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देगी। दूसरी बात यह है कि कल उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है
کہ جو جمعیت علماء اسلام کی انصار الاسلام تنظیم ہے یہ تو ایک رضاکار تنظیم ہے، اور ہمارے دستور میں بہت سے شعبے ہیں، ان شعبوں میں ایک شعبہ یہ بھی ہے، اور جب سے جمعیت ہے تب سے یہ شعبہ بھی موجود ہے، اور ہر زمانے میں جب ہم نے کانفرنسیں کی ہیں، بڑی کی ہیں، وہ یہی کارکن ہوتے ہیں جو ان کے نظم و نسق کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، اور پھر انتظامیہ میں کوئی بڑا جلسہ ہوا ہے، 2001 میں ہوا ہے، 2017 میں ہوا ہے، 20 لاکھ سے 40-50 لاکھ تک کے مجمع ہم نے دیکھے ہیں، ملین مارچ ہوئے ہیں، 15 ملین مارچ، تو آج اس کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی ہے اور نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ آج آپ کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم حکومت کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ ایک طرف ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں، ایک طرف ہمیں دہشت گرد کر رہے ہیں، جس حکومت میں یہ سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو کہ ملیشیا کس کو کہتے ہیں اور رضاکار کس کو کہتے ہیں، اور اس کا فرق نہیں کر سکتی، تمام سیاسی جماعتوں کے بلکہ مذہبی جماعتوں کے اس طرح کے رضاکاروں کے ونگ موجود ہیں۔ مسلم لیگ کی، قائد اعظم کی اپنی اس زمانے کی مسلم لیگ کی نیشنل گارڈ موجود تھا، آج احرار اسلام ہے، خاکسار پارٹی ہے، کوئی بیلچی اٹھا کے پھرتی ہے، کوئی کلہاڑی اٹھا کے پھرتی ہے، یہ ساری تنظیمیں موجود ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ تمہارے پروں کے نیچے جو مسلح تنظیمیں پرورش پا رہی ہیں، پہلے اس کا علاج کرو۔ کچھ لوگوں کو تم خود پال رہے ہو، تمہارے اپنے مراکز ہیں جہاں تم ٹریننگ دے رہے تھے آج تک، اور آج رضاکار کو اس سے اتنی بزدل حکومت میں نے نہیں دیکھی۔ یہ قوم کی نمائندہ ہی نہیں ہے، نہ ملک کے اندر قوم نے اس کو قبول کیا ہے، اور نہ بیرون دنیا اس کی وقت ہے، جس کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے پاکستان تنہا ہو کر رہی ہے۔ تو پاکستان کو تنہائی سے نکالنے کے لیے بھی اس حکومت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ اگر ہم وفاداری کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس حکومت کو چلتا کیا جائے، اور ملک کی معیشت کو بہتر کرنا ہے، مہنگائی سے لوگوں کو نکالنا ہے۔ نوکریاں دور کی بات کہ وہ ہمیں دیں گے یا نوجوانوں کو دیں گے یا گھر بنا کر دیں گے، جو ہیں رہی صحیح معیشت لوگوں کی تباہ ہو گئی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ابھی ورلڈ اکنامک فورم نے جو رپورٹ جاری کی ہے کہ جو پچھلی کرپشن تھی، اس حکومت نے ایک سال میں 2 سے 3% کرپشن بڑھا دیا ہے۔ تو پرانی کرپشن آپ نے تھوڑی ختم کرنی ہے کہ اپنے حکومت میں آپ نے کرپشن کا اضافہ کر دیا ہے، اور دوسروں کو تانے دے رہے ہو، دوسروں کو چور کہہ رہے ہو، اور خود آپ کی پارٹی جو ہے فارن فنڈنگ کے حوالے سے کیس کا سامنا کر رہی ہے۔ تو ایک طرف پوری پارٹی اور پورا ٹبر چور ہے، اور دوسری طرف دوسری پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط ہیں۔ تو اس طریقے کی سیاست نہیں چلے گی، اس کا مستعفی ہونا ضروری ہے، اس کو اقتدار سے نکلنا ضروری ہے۔ پوری قوم آ رہی ہے، پوری قوم سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ سوال سے پہلے ایک منٹ میں سوال سے پہلے صرف ایک بات عرض کروں۔ کل جہاں انصار الاسلام پر پابندی کا نوٹیفیکیشن عائد کیا گیا ہے، وہیں 3 تھریڈ بیک وقت جاری کیے گئے ہیں کہ آزادی مارچ کے اندر خودکش دھماکے کا تھریڈ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو تھریڈ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف آصف علی زرداری کو جیل میں ڈالنے کے بعد اب اس طرح مولانا فضل الرحمان پر حملہ کروا کے ہماری تحریک کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آزادی مارچ کے اندر کچھ بھی ہوا، اس کا ذمہ دار عمران خان ہوگا، حکومت وقت ہوگی، اور اگر کسی ایک کارکن کا بال بھی بینگا ہوتا ہے تو عمران خان کے گورنمنٹ کے خلاف جمعیت علماء اسلام میدان میں پھر اب سے زیادہ نکلے گی، اور پھر اس پوری ذمہ داری عمران خان کے اوپر عائد ہوگی۔ آپ حماقت کو دیکھیں، ایک طرف جو ہمارے جلوسوں کی، ہمارے مارچ کی حفاظت کرنے کے لیے ہمارے اپنا رضاکار کام کریں گے، ان پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو تھریٹ ہے۔ ایک طرف مجھے کہہ رہے ہیں آپ غیر محفوظ ہیں، ایک طرف جو ہمارے حفاظتی گارڈ ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو پابندی لگا دو۔ یعنی یہ کوئی عقل والی حکومت ہے؟ مت ماری ہوئی ہے ان لوگوں کی، پھر بھی ہم پر حکمران رہے اس قسم کے لوگ، اس کے کردار کے لوگ۔ میرے خیال میں عقل کا بھی تقاضا نہیں ہے کہ اس قسم کے لوگ پاکستان کا حکمران رہیں۔ سوال مولانا صاحب، وزیر اعظم نے آپ سے سوال کیا ہے کہ نہ میں چور ہوں، نہ ہی میرا کوئی جعلی اکاؤنٹ نکلا ہے، نہ ہی میری کوئی آف شور کمپنی ہے، تو مجھ سے آپ جو ہے استعفیٰ کس بنیاد پر مانگ رہے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ناجائز حکومت ہے، ان کا مینڈیٹ نہیں ہے پبلک کا، اس کے پاس آف شور کمپنی ہے، اس کی جھوٹ بولتا ہے۔
इसकी अपनी कंपनियाँ हैं। तो मौलाना साहब कल जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी से आपके यहाँ नवीदुर हाउस में मुलाकात होनी है। उनकी बहनों के ऊपर जो केसेस हैं उसका क्या करेगा? हलीमा खान पे जी। कल नईदुर हाउस में पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से आपकी कोई मुलाकात है धरने के हवाले से और मुल्क की सूरत हाल के हवाले से? और दूसरी बात, आज मोहम्मद अली दुरानी जो काफली के साहब के सेनेटर हैं उनसे भी वो भी आपसे मिलने आए, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैंने फ़ोन किया था बिलावल भुट्टो साहब को, मैं सिंध में आया हूँ और उनके साथ गुफ्तगू हुई है। जिस तरह उन्होंने हमारी हिमायत की है उस पर खैर सगाली के तौर पर मैंने उनसे बात की, और मुलाकात होती है या नहीं ये अब उन्होंने बताना है। जिस तरह उनको सहूलत होगा। जहाँ तक दुरानी साहब का ताल्लुक़ है, यहीं कहीं आए हुए थे, मेरे अभी हाल अहवाल नहीं हुआ, मैं पहले आपके पास आया हूँ। अभी इस तरह की रुकावटें डाली जा रही हैं, अगर आपके मार्च को रोका जाता है तो प्लान क्या होगा? पूरे मुल्क में लड़ाई शुरू हो जाएगी और हम पैदल चलेंगे, चाहे 1 महीने तक पूरे पाकिस्तान के हाईवेज रुके रहें, इस्लामाबाद पहुंचकर दम लेंगे इंशाअल्लाह। वन बाय सेकंड रिपीट न करें। कई दिहाइयों से आप सियासत कर रहे हैं, आप ये बताएं कि इतना गुस्से में आपको कभी नहीं देखा गया, आप जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर क्यों पहुंच गए? इतनी नंगी धांधली भी मैंने कभी नहीं देखी आज तक, इतनी नाअहल हुकूमत भी मैंने आज तक नहीं देखी। तो जितने लोगों में कुछ अक्ल खिरत था, कुछ एतदाल था, कुछ हुकूमत के निज़ाम में शाइस्तगी थी, हम भी शाइस्ता रहे, हम भी मुतदिल रहे, हम भी दलील के लोग रहे। जो बगैर दलील के हम पर मुसल्लत है तो फिर बगैर दलील की जंग लड़नी पड़ेगी। जी सलामत। वन बाय वन। के पहले मौलाना साहब ये तय करेंगे मार्च, आज़ादी मार्च, धरना या एहतजाज, और दूसरी बात कि वो एक शख्स पार्लियामेंट से बाहर बैठा हुआ है और पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांग रहा है, क्या कहेंगे आप? हम तो कह रहे हैं कि ये असम्बली जो है ये जाली है और ये वज़ीर आज़म जाली है, और जो लोग इस किस्म के बयानात देते हैं हर ज़माने में आमिर और डिक्टेटर उनका सहारा लेकर कुर्सियों पर बैठते हैं। ये बातें चल रही हैं कि लेफ्ट से ले लें फिर राइट पे। कश्मीर के मामले से आवाम का ध्यान हटाने के लिए मौलाना साहब ने ये लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, तो इस हवाले से आपको पता है हमने 27 मार्च क्यों मुकर्रर किया है कि पूरी दुनिया में कश्मीरी यौम सियाह मनाते हैं 27 अक्टूबर को, और हमने सबसे पहले आगाज़ कश्मीरियों से यकजहती के साथ किया है। मैं हुक्मरानों से पूछता हूँ कि एक तरफ आप LOC पर कश्मीर के हवाले से मसले को अहमियत दे रहे हैं और कहते हैं कि सरहदी तनाज़ा है, सरहदात पर हालात अच्छे नहीं हैं, और दूसरी तरफ आप करतारपुर का कॉरिडोर खोल रहे हैं उनके साथ। तो ये क्या कश्मीर को सियासी तौर पर तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कश्मीर को आप एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान जालिम है, अगर हिंदुस्तान इंसानी हुकूक का कातिल है, तो फिर अगर LOC के ऊपर है तो फिर करतारपुर पर उनके साथ कॉरिडोर क्यों खोला जा रहा है? मौलाना साहब आप थर पार कर नहीं खोला जा रहा। 70 साल से लोग मुतालबा कर रहे हैं सिंध के लोग कि हमें ये रास्ता हिंदुस्तान के लिए जाने दो, इसकी तो यहाँ तो किसी को राम नहीं आ रहा। वहाँ आजकल इन्होंने LOC बंद किया हुआ है और करतारपुर पे सिखों और कादियानियों के साथ लेन देन के लिए हर वक्त हम तैयार हैं। ये कौन सी सियासत है? मौलाना साहब एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जा रहा है कि इस मिलन मार्च में खरबों रुपए खर्च होंगे, तो जमीयत ये पैसा कहाँ से लाएगी? दूसरा इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया है कि इसमें जितनी भी जो पैसे खर्च होंगे वो दुश्मन ममालिक के होंगे। मैं आपको बताऊं, अल्लाह हमारा हामी व नासिर है, वही देगा। कारकुन 100 रुपये इकट्ठे करके फ़ंड इकट्ठे कर रहे हैं, लोग मुल्क के अंदर हमें अतिये दे रहे हैं, लोग हम पर निछावर हो रहे हैं, और ये सिर्फ लोगों के दिलों में शुकूक शुबहात, ये काम शैतान का है कि लोगों के दिलों में शुकूक पैदा किया करो। ये कोई मुसलमान और मोमिन की अलामत नहीं होता। और फॉरेन फंडिंग केस हमारे ऊपर नहीं है, फॉरेन फंडिंग केस उन्हीं के ऊपर है। बाहर से पैसा उनके पास आया है और इंडिया से भी आया है। मौलाना साहब, सुना जा रहा है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान की सारी सियासी मजहबी जमातों को इकट्ठे करके एक नया निज़ाम जोड़ेंगे, तो आप उस हवाले से क्या कहेंगे? सदारती निज़ाम पाकिस्तान में नहीं आ सकता, क्योंकि आइन के बुनियादी ढांचे में पार्लिमानी सिस्टम है। अगर पार्लिमानी सिस्टम को किसी आमिराना इक़दाम से ख़त्म किया जाता है तो इस तरह के फैसले बॉलीवुड की सूरत में भी हुए थे, ये फैसले अयूब खान ने भी किए थे, ये फैसले याहिया खान ने भी किए थे, लेकिन नहीं चल सके पाकिस्तान में। और फिर इसका माना यह है कि वो आइन को ख़त्म करना चाहते हैं। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का खात्मा
اور صدارتی درجہ حکومت لانا یہ پھر صرف ایک نظام کی تبدیلی نہیں ہے، یہ آئین کے خاتمے کی سازش ہے۔ نواز شریف کی صحت انتہائی خراب ہو چکی ہے، ان کے وینٹیلیٹرز نہیں بن رہے ہیں، آج ان کی ضمانت پہ بھی فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، آپ کس وجہ کا اظہار کریں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں جی کہ انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، اور اگر 2-4 روز پہلے ان کی یہ صورتحال نہ بنتی تو شاید ان کا جنازہ وہاں سے نکلتا۔ یہ بے رحم لوگ ایک مریض کو، ایک بیمار کو کہ جن کی غیر موجودگی میں جیل میں ہوتے ہوئے ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، آج وہ اس صورتحال میں ان کو رکھے ہیں کہ بیٹی اور ان کو دور رکھ کر اور ان کو اس حالت میں، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے موت و حیات کا مسئلہ۔ وہ اس وقت انتہائی، میری کل ان سے تفصیل سے بات ہوئی ہے، خود انہوں نے مجھ سے بات کی اور مجھے میرا شکریہ بھی ادا کیا، دعاؤں کے لیے بھی کہا، اور ہم پوری قوم سے بھی کہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ کی پرانی ملاقات کی جو چیف آف آرمی اسٹاف سے، اس کے حوالے دے کر موجودہ صورتحال سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے، اس ملاقات کے بعد اور موجودہ چل رہی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف بلائیں یا کوئی ایسا اقدام بیچ میں انٹروین کریں تو آپ اس کو جو ہے قبول کریں گے، ان سے ملاقات بھی کریں گے؟ اب ہم نے تمام معاملات رہبر کمیٹی کے حوالے کر دیے، اب ایک متحدہ اپوزیشن یہ سارے فیصلے کرے گی اور ہم ان کے ساتھ چلیں گے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ آج میٹنگ وہ رہبر کمیٹی بریفنگ کرے گی۔ بہت شکریہ حضرت جی، ذرا آہستہ آہستہ ہاتھ ملانے رحیم لاڑکانہ کے تمام صحافی بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ یہاں تشریف لائے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کراچی سے بھی کچھ صحافی تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں درخواست کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں کہ وہ میڈیا کے حضرات سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزادی مارچ انشاءاللہ وقت مقررہ پر اس کا آغاز ہوگا اور 31 اکتوبر کو اسلام آباد میں انشاءاللہ داخل ہوگا، اور اس حوالے سے جو حکومت نے ہتھ کنڈے اختیار کرنا شروع کیے ہیں، ہمارے صوبائی رہنماؤں کے گھروں میں چھاپے مارنا، ان کی گرفتاریوں کی کوشش کرنا، مرکزی مجلس شورا کے اراکین کے گھروں پہ چھاپے مارنا، پنجاب میں، بلوچستان میں، جگہ جگہ پر صوبہ سندھ میں بھی اس قسم کی صورتحال سے ظاہر ہے کہ صورتحال میں کشیدگی پیدا ہوگی، اور ہم 1 انچ بھی اپنے اس شیڈول سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ جب ہم پرعزم ہیں اور پوری قوم آ رہی ہے، اور صرف جمعیت علماء اسلام کے کارکن نہیں ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ آئیں گے، اور عام آدمی، عام کاروباری، چھاپڑی والا، دکاندار جو اس وقت پاکستان کی بری معیشت کی وجہ سے سخت قسم کی معاشی زندگی گزار رہے ہیں، گھروں میں بھوک ہے، افلاس ہے، اور انتہائی مشکل وقت میں یہ وقت گزار رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اس قسم کے رویوں کے ساتھ میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مذاکرات کامیاب ہو سکیں گے، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم ایسے کوئی اقدامات نہیں کریں گے، لیکن جو لوگ ہمیں گاڑیاں مہیا کر رہے ہیں، بسیں مہیا کر رہے ہیں، ان پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، پیٹرول پمپوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو تیل نہیں دینا، اسلام آباد میں دکانداروں تک کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ خردنوش کا سودا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو جابرانہ قسم کی اور آمرانہ اور غیر انسانی رویہ اس حکومت نے اپنایا ہے، تو اسی سے قوم کو آزادی دلانی ہے، اسی سے قوم کو آزادی دلانی ہے، اور حکومت کے اداروں کو، وسائل کو اپنی قوم کے خلاف اس بے دردی سے استعمال کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس حرب سے کامیاب ہو سکیں گے۔ قوم ان کو کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ جو جمعیت علماء اسلام کے انصار الاسلام تنظیم ہے، یہ تو ایک رضاکار تنظیم ہے، اور ہمارے دستور میں بہت سے شعبے ہیں، ان شعبوں میں ایک شعبہ یہ بھی ہے، اور جب سے جمعیت ہے تب سے یہ شعبہ بھی موجود ہے، اور ہر زمانے میں جب ہم نے کانفرنسیں کی ہیں، بڑی کی ہیں، وہ یہی کارکن ہوتے ہیں جو ان کے نظم و نسق کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، اور پھر انتظامیہ
के साथ मुशारकत के साथ हमेशा उन्होंने जलसों के नज़्म को संभाला है। और ये जो तस्वीरें घूम रही हैं जिस मुजाहरे की उनकी जो पेशावर की है, इसकी भी इजाज़त डिप्टी कमिश्नर ने दी हुई है, इसी बाकायदा। और पेशावर की इंतज़ामिया हमेशा से जानती है कि जब भी यहाँ पेशावर में कोई बड़ा जलसा हुआ है, 2001 में हुआ है, 2017 में हुआ है, 20 लाख से 40-50 लाख तक के मजमे हमने देखे हैं, मिलियन मार्च हुए हैं, 15 मिलियन मार्च। तो आज उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी है और नोटिफिकेशन जारी किया है। आज आपकी मौजूदगी में मैं ऐलान करता हूँ कि हम हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। इस पर कोई अमल दरामद नहीं होगा इंशाअल्लाह। हम इसका मुकाबला करेंगे। एक तरफ हमें थ्रेट कर रहे हैं, एक तरफ हमें दहशतगर्द कर रहे हैं। जिस हुकूमत में ये समझने की सलाहियत ना हो कि मलेशिया किसको कहते हैं और रज़ाकार किसको कहते हैं, और इसका फ़र्क नहीं कर सकती, तमाम सियासी जमातों के बल्कि मजहबी जमातों के इस तरह के रज़ाकारों के विंग मौजूद हैं। मुस्लिम लीग की, कायद-ए-आज़म की अपनी उस ज़माने की मुस्लिम लीग की नेशनल गार्ड मौजूद था। आज अहरार इस्लाम है, खाकसार पार्टी है, कोई बेलची उठा के करती है, कोई कुल्हाड़ी उठा के करती है, ये सारी तंजीमें मौजूद हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ हुकूमत से कि तुम्हारे पैरों के नीचे जो मुसल्लह तंजीमें परवरिश पा रही हैं, पहले उसका इलाज करो। कुछ लोगों को तुम खुद पाल रहे हो, तुम्हारे अपने मराकज़ हैं जहाँ तुम ट्रेनिंग दे रहे थे आज तक, और आज रज़ाकार को इससे इतनी बुज़दिल हुकूमत मैंने नहीं देखी। ये कौम की नुमाइंदा ही नहीं है, न मुल्क के अंदर कौम ने इसको कबूल किया है और न बैरून दुनिया इसकी वक़्त है, जिसकी खारजा पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान तनहा होकर रह गया। तो पाकिस्तान को तन्हाई से निकालने के लिए भी इस हुकूमत को ख़त्म करना ज़रूरी है। कश्मीरियों के साथ अगर हम वफादारी का हक़ अदा करना चाहते हैं, उसके लिए भी ज़रूरी है कि इस हुकूमत को चलता किया जाए। और मुल्क की मईशत को बेहतर करना है, महंगाई से लोगों को निकालना है। नौकरियां दूर की बात कि वो हमें देंगे या नौजवानों को देंगे या घर बना कर देंगे, जो हैं रही सही मईशत लोगों की तबाह हो गई है। और आपको पता है अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो रिपोर्ट जारी की है कि जो पिछली करप्शन थी, इस हुकूमत ने एक साल में 2 से 3% करप्शन बढ़ा दिया है। तो पुरानी करप्शन आपने थोड़ी ख़त्म करनी है कि अपने हुकूमत में आपने करप्शन का इजाफा कर दिया है और दूसरों को ताने दे रहे हो, दूसरों को चोर कह रहे हो, और ख़ुद आप की पार्टी जो है फॉरेन फंडिंग के हवाले से केस का सामना कर रही है। तो एक तरफ पूरी पार्टी और पूरा टब्बर चोर है और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के लोगों को कह रहे हैं कि आप गलत हैं। तो इस तरीके की सियासत नहीं चलेगी। इसका मुस्ताफ़ी होना ज़रूरी है, इसको इक़्तिदार से निकलना ज़रूरी है। पूरी कौम आ रही है, पूरी कौम से जंग नहीं लड़ी जा सकती। सवाल से पहले एक मिनट मैं सवाल से पहले सिर्फ एक बात अर्ज़ करूं। कल जहां अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी का नोटिफिकेशन आयद किया गया है, वहीं 3 थ्रेड बैक वक्त जारी किए गए हैं कि आज़ादी मार्च के अंदर ख़ुदकुश धमाके का थ्रेड है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को थ्रेड है। मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी को जेल में डालने के बाद अब इस तरह मौलाना फजलुर रहमान पर हमला करवा के हमारी तहरीक को रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर आज़ादी मार्च के अंदर कुछ भी हुआ, उसका जिम्मेदार इमरान खान होगा, हुकूमत वक्त होगी, और अगर किसी एक कारकुन का बाल भी बिंगा होता है तो इमरान खान के गवर्नमेंट के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम मैदान में फिर अब से ज्यादा निकलेगी और फिर इस पूरी जिम्मेदारी इमरान खान के ऊपर आयद होगी। आप हमाकत को देखें, एक तरफ जो हमारे जुलूसों की, हमारे मार्च की हिफाजत करने के लिए हमारे अपना रज़ाकार काम करेंगे, उन पर पाबंदी लगाई जा रही है, और दूसरी तरफ मुझे कहा जा रहा है कि आपको थ्रेट है।